हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडी विद आरके में, जहां आप इस चैनल जुड़कर अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। या ऐसे प्रश्न हैं जो हमेशा परीक्षाओं में आते ही रहते हैं, या आपकी आने वाली हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? राजतरंगिणी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? यह लिखी गई है संस्कृत भाषा में, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीपवंश और महावंश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। दीपवंश और महावंश जो ग्रंथ है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत की रचना किसने किया था? महाभारत की रचना किसने किया? तो यह किया था पतंजलि ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अष्टाध्यायी पुस्तक को संस्कृत भाषा में किसने रचना की थी? अष्टाध्यायी पुस्तक को संस्कृत भाषा में किसने रचना की थी? तो अष्टाध्यायी पुस्तक जो है वह इसकी रचना संस्कृत में पाणिनि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा रचित है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा रचित है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वह कौटिल्य के द्वारा रचित है, जिसे हम विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। मेगास्थनीज किसके राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? तो इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया था, जिसमें मौर्य वंश का जो इतिहास है उसके बारे में बताया गया है, राज्य व्यवस्था के बारे में कैसी थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो इसका वर्णन इंडिका पुस्तक में किया गया है, जिसकी रचना मेगास्थनीज ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फायान किसके दरबार में भारत आया था? तो फायान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए? किसने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए? तो गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने जारी किया था। भारत में प्राचीन पंचमार्क सिक्कों को क्या कहा जाता था? भारत में प्राचीन पंचमार्क सिक्के को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन पंचमार्क जो सिक्के थे उसको आहत सिक्के भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक को सिक्के पर बिना बजाते हुए दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त को सिक्के पर बिना बजाते हुए दर्शाया गया है, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी संघ कब भारत आया था? इसी संघ कब भारत आया था? तो यह आया था 7वीं शताब्दी में भारत आया था। हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? हेनसांग जो है वह हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्राह्मी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो लिखी जाती है बाएं से दाएं की ओर, ठीक है, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि हमेशा बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रयाग प्रशस्ति लेख से हमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति लेख से हमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त जो शासक है उसके बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? किस शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शासक द्वारा अशोक के शिलालेख को दिल्ली लाया गया था? किस शासक द्वारा अशोक के शिलालेख को दिल्ली लाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक के जो शिलालेख है वह दिल्ली लाया गया था। टोपरा अभिलेख भी कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यह संबंधित है रुद्रदामन से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
सती प्रथा के साक्ष्य हमें किस अभिलेख से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं एरन अभिलेख से, जिसे भानुगुप्त ने के समय लिखा गया था। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। इसे हिंदी में पुरालेख शास्त्र भी कहते हैं। किस अभिलेखों से हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख से हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं? किस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं? तो जिसमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखित साक्ष्य कुछ भी मौजूद नहीं होते हैं, इसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस काल में अग्नि का आविष्कार किया गया था? किस काल में अग्नि का आविष्कार किया गया था? तो यह किया गया था पूरा पाषाण काल में। पाषाण काल 3 तरह के होते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल भी 3 तरह के होते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो मध्य पूरा पाषाण काल में अग्नि का प्रयोग काफी व्यापक तरीके से होने लगा था, जबकि पूरा पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहां से गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं? कहां से गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो यह मिले हैं मेहरगढ़ से, जो कि यह पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अब पड़ता है यह मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था? किस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था? तो यह शुरू किया था नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। चावल उपजाने के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? चावल उपजाने के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? चावल उपजाने के अवशेष हैं वह लोथल में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईंटों से बने 6 अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ईंटों से बने 6 अन्नागार हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता किसे कहते हैं? भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता किसे कहते हैं? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सभ्यता को प्रागैतिहासिक और कांस्य सभ्यता कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रागैतिहासिक और कांस्य सभ्यता कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है सिंधु सभ्यता को, और प्रागैतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है सिंधु सभ्यता को। तो ठीक है, हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसे पढ़कर जाना बेहतर होगा आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी तट पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्रित मृदभान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चित्रित मृदभान के जो साक्ष्य हैं वह लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है? किस मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है? तो दूसरे से 7वें जो मंडल है वह उसको प्राचीन मंडल या वंश मंडल की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा हमेशा, दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण को क्या कहा जाता है? यानी ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उसके उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसको होत्र या होता कहते हैं, जबकि सामवेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को
उद्गाता कहते हैं, जबकि अथर्ववेद के मंत्र के उच्चारण करने वालों को ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंडल में चारों वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो 10वें मंडल में चारों वर्ण का उल्लेख मिलता है। चारों वर्ण कौन कौन से हैं तो जानते हैं। पहला है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण है जिसका वर्णन हमें या उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रंथों को श्रुति साहित्य कहते हैं? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 ग्रंथ है जिसे हम श्रुति साहित्य की संज्ञा देते हैं। श्रुति साहित्य वैसे ग्रंथ को कहते हैं जो सुनकर लिखा गया है, यानी कि जिसके कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि एक दूसरे के द्वारा जो सुनी हुई बातें हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही बातें होती हैं उसको ही संकलन किया जाता है, उसको ही श्रुति साहित्य कहते हैं। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सब श्रुति साहित्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेद में जादू टोना, रोगनाशक मंत्र और विवाह गीत इत्यादि संकलित है। किस वेद में जादू टोना, रोगनाशक मंत्र और विवाह गीत इत्यादि को संकलित किया गया है? तो यह किया गया अथर्ववेद में। अथर्ववेद में इन सारे मंत्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चांदी और गन्ने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो चांदी और गन्ने का उल्लेख जो है वह अथर्ववेद में सबसे पहले मिलता है, हमेशा याद रखिएगा। किस वेद से 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है? किस वेद से 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है सामवेद से। सामवेद से हमें 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्मकांड, अनुष्ठान, यज्ञ संबंधी मंत्रों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो यह किया गया यजुर्वेद में। यजुर्वेद में कर्मकांड, अनुष्ठान, यज्ञ संबंधित जितने भी मंत्र हैं वह यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं, इसी में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के पुरोहित को कहा जाता है उद्गाता। अभी मैंने बताया था सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं, जबकि अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में रचित है? यानी कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद है, वह गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के उपवेद को कहा जाता है आयुर्वेद कहा जाता है, जबकि यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। किस वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? किस वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में गोत्र शब्द सर्वप्रथम आया था, तो अथर्ववेद से गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको गोपद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नचिकेता यम संवाद कहाँ वर्णित है? नचिकेता यम संवाद कहाँ वर्णित है? तो नचिकेता यम संवाद है वह कठोपनिषद में वर्णित है, जहाँ नचिकेता और यम के बीच संवाद यानी बातचीत का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनपद और राजसूय यज्ञ का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। जनपद और राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां मंडल किसको समर्पित है? 7वां मंडल किसको समर्पित है? तो 7वां मंडल है जो है वह वरुण देवता को समर्पित है, जबकि 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को क्या कहा जाता है? जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को आरण्यक कहते हैं। इसकी रचना जंगलों में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचविंश किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचविंश किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यह है सामवेद के। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को पंचविंश कहते हैं। प्राणों की संख्या कितनी है? तो प्राणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामायण की रचना किसने किया था? तो रामायण की रचना जो किया था वह महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेद त्रयी में कौन से वेद शामिल है?
यानी वेद त्री के अंतर्गत कौन से वेद शामिल हैं? तो इसमें है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्री वेद भी कहते हैं, ठीक है, जबकि अथर्ववेद को बात का वेद कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पुराण से मौर्य वंश के इतिहास का पता चलता है? किस पुराण से मौर्य वंश के इतिहास का पता चलता है? तो यह पता चलता है विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के इतिहास का पता चलता है, जबकि मत्स्य पुराण से गुप्त वंश के इतिहास का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ को मनुस्मृति कहते हैं। यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो आर्यों की जो सबसे प्रमुख नदी है वह सिंधु नदी है। या आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है सिंधु नदी का वर्णन सबसे ज्यादा बार किया गया है ऋग्वैदिक वेद में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक के नदी सूक्त में कितनी नदियों का वर्णन है? ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का वर्णन है? तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में किस नदियों का वर्णन किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ बताया है? तो मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को बताया है। वो कहते थे कि जो आर्य हमारे देश में आए हैं भारत में वह मध्य एशिया से आए हैं, वहीं उनका मूल निवास स्थान है। वो यहाँ आकर बसे हैं, मध्य एशिया से आकर भारत में बसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का कहाँ का निवासी कहकर संबोधित किया है? दयानंद सरस्वती ने आर्यों को कहाँ का निवासी कहकर संबोधित किया है? तो दयानंद सरस्वती ने आर्यों को तिब्बत का निवासी कहकर संबोधित किया है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती ने आर्यों को तिब्बत का निवासी कहकर संबोधित किया है। वो कहते थे कि आर्य जो हमारे देश में आए हैं वह तिब्बत से आए हैं, जबकि मैक्स मुलर ने मध्य एशिया का निवासी बताया है आर्यों को, वे वहां से आकर हमारे देश में भारत में बसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत वंश और 10 राजाओं के बीच युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया था? भारत वंश और 10 राजाओं के बीच युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर, जिसे व्यास नदी भी कहते हैं। यानी परुष्णी नदी के तट पर भारत वंश और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। भारत वंश और 10 राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन हमें 7वें मंडल में मिलता है, जिसे दशराज युग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ब्राह्मण ग्रंथ में गंडक नदी का वर्णन मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में गंडक नदी का वर्णन मिलता है, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है? ऋग्वेद में किस नदी को नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है। सरस्वती नदी को सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी के बाद सबसे ज्यादा बार वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है सरस्वती नदी का सिंधु नदी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि था उत्तर वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, ठीक है, जबकि पशुपालन ऋग्वैदिक काल में आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। पशुपालन सबसे ज्यादा करते थे ऋग्वैदिक काल में, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि ज्यादा करते थे, कृषि पर ज्यादा निर्भर थे उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोग कितने तरह के मृदभांड से परिचित थे? उत्तर वैदिक काल में लोग कितने तरह के मृदभांड से परिचित थे? तो उत्तर वैदिक काल में लोग 4 तरह के मृदभांड से परिचित थे। उन चारों मृदभांडों के नाम इस प्रकार हैं। काला व लाल, काली पॉलिशदार, चित्रित धूसर और लाल मृदभांड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड को क्या कहा जाता था? तो PWG कहते थे उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक लोहे के औजार उत्तर वैदिक काल में कहां से प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक लोहे के औजार उत्तर वैदिक काल में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा एक स्थान है जहां से लोहे के औजार उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं, जबकि एक है ईसापुर में, कर्नाटक के धरवाड़ में लोहे का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था।
तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया? किस वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म से बदलकर जन्म हो गया? तो उत्तर वैदिक काल जो है वह, उसमें वर्ण व्यवस्था जो थी वह कर्म से न होकर जन्म के आधार पर तय होने लगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में कर्म से बदलकर जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था आधारित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? किस उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों जो आश्रम है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है जावलोपनिषद में। ठीक है, जावलोपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो 4 आश्रम है इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई? किस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई? तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में काफी गिरावट आ गई थी, जबकि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। उसमें स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का जो उपनयन संस्कार है वह बंद हो गए थे। तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।